नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। पहुंच चुके हैं आप हमारे चैनल पर जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा आपके लिए हिंदी से नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, टी ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस के लिए टॉप 50 कितने टॉप 50 की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज ये जो है वो 6वीं क्लास है। इसके पहले के 5 क्लास यानी कि 250 प्रश्न आप लिखित रूप में माने, उसकी व्याख्या को हम छोड़ दें तो 250 प्रश्न की श्रृंखला आपके पास मौजूद है। और इसके पहले हमने हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के नाम से 25-25 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन के सेट जो है आपको दिए हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर मिल जाएगा आपको। आप उन क्लासेस को अवश्य देख लिए और साथ ही हमारे चैनल पर हमारे सर के द्वारा आपके लिए अन्य विषयों की क्लासेस भी लाई जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि भूगोल की क्लासेस हैं, पर्यावरण की क्लासेस हैं, अर्थशास्त्र की क्लासेस हैं, नागरिक शास्त्र की क्लासेस हैं, राजनीति शास्त्र की क्लासेस हैं, कंप्यूटर की हैं। यानी वो तमाम विषय जो हैं आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे, जो कि आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें और साथ ही साथ आप इसे अपने मित्रों में शेयर भी करें ताकि ये सारी क्लासेस उन तक भी पहुंच सकें। हम देखेंगे आज की ये जो महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए बनाई गई है, हमने बड़े मेहनत से बनाया है आपके लिए, तो आप इसे सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आज का यह पहला प्रश्न जो है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जी हाँ मित्रों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह कब लिखा गया था? यह लिखा गया 1938 में। और किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। आपने पढ़ा होगा अभी तक कि विभिन्न प्रकार के साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं वो विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। सबसे पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में और लिखा किसने था गारसा द तासी ने लिखा था। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी के नाम से। फिर आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, मिश्र बंधुओं ने लिखा है। तब से लेकर के आज तक बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला है और आपकी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है यहाँ पे। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले संत कौन थे? तो जी हाँ मित्रों, वो थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव आप जानते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक थे और इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं गुरु नानक ग्रंथ साहब में संकलित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संत रहे हैं ये। खालसा पंथ में सर्वप्रथम किसे दीक्षित किया गया? तो दीक्षित किया गया था पंच पियारों को। और किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने दीक्षित किया था। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? ये देखिए, संपत्ति शास्त्र जो है वो रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल पर काफ़ी शोध कार्य किया है। मनोरंजन ही ना कवि कर्म होना चाहिए। एक ही पंक्ति यहाँ पर मैंने लिखी है, अगली पंक्ति है उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी मैथिली शरण गुप्त ने यह पंक्तियाँ कही हैं कविता के उद्देश्य के बारे में। यानी कविता लेखन का क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने कहा मनोरंजन ही ना कवि कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी के। मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है साकेत, जिसमें उन्होंने उर्मिला का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? जी हाँ मित्रों, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है खड़ी बोली में अनुवाद। आप जानते हैं साहित्य में आपसे राजा द्वय पूछा जाता है, तो राजा द्वय में तो एक तो आ जाते हैं आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरा आपके आ जाते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। पूछा जाएगा कि राजा द्वय के नाम से कौन कौन से थे, तो राजा द्वय में ये दोनों लोग शामिल थे। शरीरम तावदिष्टार्थ, ये देखिए यहाँ पर शरीरम तावदिष्टार्थ व्युच्छिन्ना पदावली। यह जो पंक्ति है वह किसकी है? आपसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति है दंडी की, महाकवि दंडी की। आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य भी शामिल है, जिसकी वजह से आपको संस्कृत के कवियों को पढ़ना होगा। ध्वन्यालोक किसकी रचना है? जी हाँ मित्रों, ध्वन्यालोक जो है वो आनंदवर्धन की रचना है और आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रस्तोता कहे जाते हैं। किसके? ध्वनि
संप्रदाय। ये काव्य शास्त्र है, आपको ये भी पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है। वह सफर था, देखिए, वह सफर था कि मुकाम था। यह जो कृति है वह किसकी है? जी हाँ मित्रों, यह कृति है मैत्रेयी पुष्पा जी की। मैत्रेयी पुष्पा जी की एक कृति और बहुत महत्वपूर्ण थी, मैंने उसे भी शामिल कर लिया इसमें। इदन नमम, इदन नमम किसकी कृति है? यह कृति भी है मैत्रेयी पुष्पा जी की। पीली आंधी किसकी कृति है? तो यह जो है कृति वो प्रभा खेतान की है। पीली आंधी, याद करिएगा आप इसे, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। ऋण जल धन जल किसकी रचना है? यह रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। फणीश्वर नाथ रेणु जी मुख्यतः आंचलिक उपन्यासकार हैं और उन्होंने तीसरी कसम लिखा है। आपने तीसरी कसम तो पढ़ा ही होगा, मारे गए गुलफाम। हाँ जी, तीसरी कसम। हमने जब नेट जेआरएफ का सिलेबस पढ़ाया है तो उसमें अपने चैनल पर अपलोड किया है। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आप थोड़ा कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी है ये। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? जी हाँ मित्रों, रिपोर्टाज का लेखन जो प्रारंभ होता है वह द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ होता है। कब से? सेकंड वर्ल्ड वार से प्रारंभ होता है। वहाँ पर युद्ध की जो स्थिति है वो सही सही दर्शाने के लिए ही इस विधा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहला हिंदी में जिन्होंने प्रारंभ किया वे थे शिवदान सिंह चौहान जी। शिवदान सिंह चौहान। और पहला रिपोर्टाज क्या? लक्ष्मीपुरा को पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय प्राप्त है। अब हम देखेंगे मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज यह कृति किसकी है? जी हाँ मित्रों, यह कृति है सुधा चौहान की। अब आप सोच रहे होंगे सुधा चौहान कौन थे? तो ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का तो आपने नाम सुना ही होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पुत्री थी। सुधा चौहान जी सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री थी और इन्होंने अपनी माँ के जीवन पर आधारित यह रचना लिखी है। सुधा का जो विवाह है वो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र के साथ हुआ था, ऐसा मेरे गुरुदेव ने बताया था। निराला की साहित्य साधना। जी हाँ मित्रों, निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखा है? तो यह लिख दिया है आपके नामवर सिंह जी ने, जो कि आलोचक रहे हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो यह किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये एक रचना है, वह किसकी है? तो धूमिल की। आपसे पूछता है कि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो धूमिल का पूरा नाम भी यही था, सुदामा पांडे। इन्होंने संसद से सड़क तक, मोचीराम आदि रचनाएं लिखी हैं। व्यंग्यपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। आत्मजयी का आधार ग्रंथ क्या है? जो आत्मजयी लिखा गया है वह किस आधार पर लिखा गया है? तो वह कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के संवाद पर लिखा गया है। आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगी यहाँ पर। एक नचिकेता हुए करते थे। नचिकेता जब बालक थे, छोटे से थे, तो उन्होंने देखा कि एक दिन उनके जो पिताश्री थे वो गायों का दान दे रहे थे और उन गायों को दान में दे रहे थे जो गायें दूध देने में असमर्थ थी। यानी जब वो दूध नहीं दे सकती थी तो उनको दान देने का क्या उचित, ऐसा विचार आया नचिकेता के मन में। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप इस प्रकार का दान दे रहे हैं, इसे देने से क्या फ़ायदा? उनके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, आप मुझे किसको दान देंगे? पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे? तो उनके पिताजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। अब भाई जो नचिकेता थे वो छोटे से थे, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मेरे पिता ने मुझे किसी को दान दे दिया है और मैं उसके दान के रूप में वहाँ पर ना पहुँचूँ तो वो कितना बड़ा अपमान होगा, मेरे पिता के वचन की वैधता खत्म होगी। तो वो यमराज के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ उनसे किस प्रकार से शास्त्रार्थ करते हैं, जानकारी जो भी उत्सुकता उनके मन में होती है वह उस सभी प्राप्त या प्राप्त श्रेय और प्रेय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वरदान लेते हैं, तो वापस आते हैं। इन्हीं सब पर आधारित है आपका यह कठोपनिषद नामक जो ग्रंथ है। औचित्य मत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ मित्रों, औचित्य मत का प्रतिपादन किया था क्षेमेंद्र ने। आचार्य क्षेमेंद्र हुआ करते थे। मित्रों हमने एक क्लास पढ़ाई है काव्य शास्त्र में किसके अंतर्गत?
नेट जेआरएफ के क्लासेस के अंतर्गत। तो आप उस क्लासेस को देखिए, उस पर हमने जो 6 संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय के प्रवर्तक और उनके बारे में अच्छे से जानकारी आपको प्रदान की है उस क्लास में, आप देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और भी पढ़ने के बारे में उत्सुक हैं। संशय की एक रात, संशय की एक रात जो है वह किसकी रचना है? तो यह रचना है नरेश मेहता की और एक लंबी कविता है। इसमें यह दर्शाया गया है कि आधुनिक युग में श्री राम जी सोचते हैं कि सिर्फ एक सीता की वजह से इतने लोगों को दंड देना क्या उचित है। इस प्रकार उनका जो रात्रि है उनकी वह संशय में बीतती है। तो उसी पर आधारित है एक लंबी कविता है। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ? तो यह हुआ था नाथ पंथ में। नाथों की संख्या 9 होती थी, जिन्हें आप कनफटा योगी भी कहते थे। पर्दा किसकी कृति है? यह पर्दा जो है वो जैनेन्द्र की कृति है। ये जब मैं 12th में पढ़ती थी तो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल था। पर्दा यानी वो उनके घर की ड्योढ़ी पर एक पर्दा टंगा हुआ था और पर्दा जो था वो बहुत ही वीआईपी था, यानी बहुत ही सुंदर पर्दा लगा रहता था। उस पर्दे को देखकर उनके घर के अंदर की जो स्थिति थी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कोई। वो किसी व्यक्ति से कर्ज लिया रहता था, वो कर्ज मांगने वाला जब आता था उससे पैसा मांगने के उनके घर पे मिलता नहीं था। तो एक दिन वो गुस्सा हो जाता था और गुस्सा होकर के उनके घर पे जो पर्दा लगा था उसी पर्दे को कहता है कि मैं इसे ही निकाल कर ले जाऊंगा। वो जब पर्दा को खींच लेता है तो अंदर देखता है तो उनके घर की जो स्थिति थी वो बहुत ही डावाडोल थी। स्त्रियां जो थी वो ठीक प्रकार से कपड़े भी नहीं पहन रखी थी, तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। और फिर उस व्यक्ति के पास ना पर्दा उठाकर फिर से टांग देने की हिम्मत थी और ना ही उस आदमी के पास ये हिम्मत थी को वो पर्दा उठाकर वहाँ से लेकर चला जाए। तो बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी। ये पर्दा जैनंद की कृति है, अच्छी है, आप पढ़िएगा जरूर। तीसरा हाथी किसका नाटक है? जी हाँ मित्रों, तीसरा हाथी नामक जो नाटक है वह रमेश बख्शी जी का है। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ओज के कवि कहे जाते हैं, राष्ट्रीय कवि होने का भी गौरव प्राप्त है इन्हें। ये वीर रसपूर्ण रचनाएं किया करते थे। 10 तस्वीरें किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। 1936 में इन्होंने लिखा था और यह एक रेखा चित्र है, यानी एक ही प्रश्न में आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं। पहली तो 10 तस्वीर किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। दूसरी, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1936 में। तीसरी, इसकी विधा क्या है? वह रेखा चित्र है। 3 प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। इस तरह आप जोड़ सकते हैं कि 50 प्रश्न अगर हमने शामिल किया है और उसकी व्याख्या को आप जोड़ लें तो कम से कम आपके 100 प्रश्न तो पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल आज ये छठा प्रैक्टिस सेट है, तो आज 300 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी होगी और मैं आपके एग्ज़ाम के पहले लगभग 50 सेट लाने का प्रयास करूंगी। तो आप जरूर पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा भी लेकर आऊँ। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हमारा प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा आपके लिए। हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, यह रचना किसकी है? तो यह अज्ञेय की है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इनकी एक रचना और है, क्या है? कलगी बाजरे की, बावरा अहेरी, इसी प्रकार की अन्य रचनाएं भी हैं। मोनियर विलियम एक विचारक हुआ करते थे। मोनियर विलियम ने भक्त शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी है? जी मित्रों, उन्होंने भज धातु से भक्त शब्द की उत्पत्ति मानी है। और भक्त शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। ईसवी सन में कितने जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो बनता है यह 57 वर्ष। जोड़ देंगे आप तो आपको मिल जाएगा विक्रमी संवत, और 57 वर्ष अगर माइनस कर देंगे तो आपको ईसवी सन प्राप्त हो जाएगा। सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? दक्षिण भारत माना जाता है। एक पंक्ति भी प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। मदनाष्टक किसकी कृति है? मदनाष्टक किसकी रचना है? तो यह है रहीमदास जी की। रहीमदास जी जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध नीति के कवि थे। रहीमन पाने राखिए, बिन पाने सब सून, पाने गए नौ ब्रही मोती मानुष चून। इस प्रकार के जो दोहे हैं आपने अवश्य पढ़े होंगे उनके। तो ये देखिए, अब अगली रचना है सूर साहित्य। सूर साहित्य किसकी रचना है? तो सूर साहित्य लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बड़ा शोध कार्य किया बेचारे ने, बहुत संघर्ष किया है, बहुत लेखन कार्य किया है, हमारे हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया इन्होंने अपने ज्ञान के बल पर। भक्ति विवेक के लेखक कौन है?
भक्ति विवेक एक रचना है और इसके लेखक है मलूक दास। वही मलूक दास जिनका कथन था, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम। जी हाँ मित्रों, तो ये वही थे। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। मैंने आपको बताया था कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही था। रसापकर्षक दोषा किसकी उक्ति है? यह आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। उसने कहा था, एक कहानी है, उसने कहा था, उस कहानी का मूल विषय क्या था? यह था आदर्श प्रेम। आदर्श प्रेम आप समझते हैं? यह प्रेम जो था, यानी कि वह व्यक्ति जो लहना सिंह था, लहना सिंह, हाँ, उसका नायक जो है वो लहना सिंह है, और उनकी प्रेमिका थी सूबेदारनी। बचपन में उन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की थी, हल्की फुल्की बातचीत हुई थी, वो उनसे बात किए थे और उनसे प्रेम हो जाता है। और फिर वो उनसे पूछते हैं तेरी कुड़मई हो गई? तो वो कहती है धत। फिर एक दिन जब दूसरे दिन पूछते हैं तेरी कुड़मई हो गई? तो वो कहती है हाँ, ये मेरे 2 साल नहीं देखते। मतलब तब उसे पता चलता है उनकी सगाई हो गई है। कुड़मई का मतलब सगाई। और फिर उसके बाद वो लोग कब मिलते हैं? जब जो है वो जा रहे थे युद्ध पर, द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित ये भी कहानी, प्रेम कहानी है। तब वहाँ सूबेदारनी का विवाह किसी और के साथ हो जाता है। तो जो लहना सिंह थे, लहना सिंह किस प्रकार से सूबेदारनी से अपनी प्रेम की रक्षा के लिए, प्रेम से जो वचन दिया था, उन्होंने उस वचन को पूरा करने के लिए उसके पुत्र और पति की रक्षा करते हैं और स्वयं जो है वो शहीद हो जाते हैं, गोलियां लग जाती हैं, वो घायल होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन बाद में कहते हैं कि सूबेदारनी से जाकर कहना मैंने उसे पूरा किया जो उसने कहा था। यानी आजकल तो आप देखते हैं प्रेम कम और दिखावा ज़्यादा है, वासनाजन्य प्रेम है। और जबकि ये जो प्रेम था वो हम तो कहेंगे बहुत ही आदर्श प्रेम, वाकई आदर्श प्रेम था कि किसी को पता भी नहीं चलता। आजकल लोग क्या करते हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो उसका दिखावापन ज़्यादा होता है, उसमें वो नहीं मिलता है उसे तो उसके लिए मार धाड़, अपने माता पिता को तमाम प्रकार से जलील करना, भाग जाना या अनैतिक कृत्य करना, तो ये शायद जो है बहुत निम्न कोटि का प्रेम कहा जाता है। आदर्श प्रेम तो आप देखेंगे उसने कहा था नामक कहानी में है, बहुत ही बढ़िया है। आप हमारे चैनल पर भी जाकर इस कहानी को पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ाया उसे, आप जाकर सुन सकते हैं। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, आदर्श प्रेम तो था ही है, अब आगे देखेंगे शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 अलंकार है। मित्रों अब बताइए, हम लोगों को 10-20 अलंकार तो ठीक से याद ही नहीं होते हैं। बड़ी मशक्क़त के साथ तो देखिए ये सब अलंकार याद होता है। और कितने कितने महान लेखक विद्वान हुए कि 105 अलंकारों का वर्गीकरण किया, उसका वर्णन भी कर डाला। वाकई अद्भुत है, बहुत ज़्यादा विद्वान है ये लोग। यमुना लहरी नामक कृति किसकी है? यह है ग्वाल कवि की। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? यह है कुमकुम, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला हम देखेंगे शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा? जी हाँ मित्रों, तो शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला जो उपन्यास है वह राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया आधा गांव। आधा गांव उपन्यास में शिया मुसलमानों की स्थिति का वर्णन किया गया है। वापसी नामक एक कहानी है, तो वापसी नामक कहानी में क्या दर्शाया गया, यानी उसका प्रतिपाद्य विषय पूछा जा रहा है आपसे। नेट जेआरएफ की विशेषता है कि वह आपसे प्रतिपाद्य विषय पूछता है, तो उसके लिए मैं 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में शामिल करती हूँ। सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस तरह अपने परिवार में ही फालतू हो जाता है, इसका प्रतिपाद्य विषय यह है वापसी नामक कहानी में। और इसकी लेखिका रही हैं आपकी प्रिय लेखिका उषा प्रियमवदा जी, उषा प्रियमवदा। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा? जी हाँ मित्रों, ऐसा कहा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को कहा है। उर की डाली नामक जो कृति है वह किसकी है? वह है पंत यानी कि सुमित्रानंदन पंत। मैं वक्त के हूँ सामने किसकी रचना है? यह रचना है आपके गिरिजा प्रसाद माथुर जी की, मैं वक्त के हूँ सामने। हिंदी में संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जी हाँ मित्रों, संस्मरण साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं पंडित पद्म सिंह शर्मा जी। अपने अपने राम उपन्यास के लेखक कौन हैं? यह है भगवान सिंह। देखिए राम भी भगवान थे और लेखक भी भगवान हैं।
तो अपने अपने उपन्यास, अपने अपने राम नामक जो उपन्यास है उसके लेखक हैं भगवान सिंह। योके एक पात्र है एक उपन्यास का। योके, देखिए योके है, किस उपन्यास का पात्र है वो? तो अपने अपने अजनबी एक उपन्यास है, उसका पात्र है योके। छत पर अपर्णा उपन्यास है और किस कवि के जीवन पर आधारित है? तो यह अज्ञेय, अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने वाले प्रथम राजनयिक कौन है? जी हाँ मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भाजपा पार्टी से रहे और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। पिछले वर्ष उन्होंने इस देश को त्याग करके दिव्य धाम में प्रस्थान किया, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो ऐसे थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, जबकि लोग अधिकतर क्या करते हैं, अपनी सीखी बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में ही भाषण देते हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। तो कितने महान व्यक्तित्व रहे वो हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है। नवरस तरंग नामक एक रचना है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? नवरस तरंग के रचयिता जो है वो वेनी प्रवीण जी हैं। कौन है? वेनी प्रवीण जी। मित्रों, ये रही आज की क्लास। 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं आपके लिए। आप प्रत्येक क्लास को देखिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट थ्योरी क्लासेस 77 नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ऐड हो जाइए। हम वहाँ पर प्रत्येक क्लास की PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपको कोई क्वेरीज है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी इस क्लास को देखा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम एक अगली और शानदार, जानदार और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, पढ़ाई लगातार जारी रखिए। पढ़ाई में किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं चलनी है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जय हिंद, जय भारत।